हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे अपलोडेड जितनी भी वीडियोस हैं आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज उनको भी एक बार देखिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल टॉर्ट का टॉपिक ट्रेसपास। ट्रेसपास टू लैंड या ट्रेसपास टू गुड्स, ये दो तरीके के ट्रेसपास हैं। इसमें ट्रेसपास टू लैंड में हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग को कवर करेंगे, एक्सेप्शंस को और रेमेडीज को कवर करेंगे, और ट्रेसपास टू गुड्स में इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड एसेंशियल एलिमेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रेसपास टू लैंड। Introduction and meaning. Trespass to land means interference with the possession of land without lawful justification. कोई एक बंदा है किसी दूसरे के लैंड में घुस जाता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं किस कारण से इसके लैंड में या फिर इसकी पोजेशन के अंडर जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर घुसा हूं। इसकी उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इन ट्रेसपास द इंटरफेरेंस विद द पोजेशन इज डायरेक्ट एंड थ्रू सम टेंजिबल ऑब्जेक्ट। या तो ये ट्रेसपास में क्या है, या तो इंटरफेरेंस डायरेक्ट है, वो इंसान खुद ही घुस गया, या किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी अपनी चीजें होती है उनके थ्रू है ये trespass. If the interference is not direct but consequential, the wrong may be a nuisance. अगर जो इंटरफेरेंस है वो डायरेक्ट भी नहीं है बल्कि कोई एक उसका रिजल्ट है, किसी चीज का रिजल्ट है, तो वो जो रॉन्ग होगा वो न्यूसेंस हो जाएगा। जैसे कि कहीं पे आप किसी के घर में, अपने घर में आप आवाजें कर रहे हो, तेज तेज ड्रिलिंग कर रहे हो, तो दूसरों के घर में आवाज जा रही है। आवाज कोई चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसको आवाजें सुनाई दे रही है, तो वो न्यूसेंस है आपका। फॉर इंस्टांस, टू थ्रो स्टोन्स अपॉन वंस नेबर प्रेमिसेस इज अ wrong of trespass. To allow stone from a running chimney to fall upon those premises is a wrong of nuisance. Throwing ash of cigarette is trespass, but smoke of cigarette is nuisance. एशेस जा रहे हैं सिगरेट के, वो तो ट्रेसपास ही है, कोई एशेस क्योंकि सामान ही चला गया। बट स्मोक, धुआं जा रहा है, तो वो न्यूसेंस है। प्लांटिंग अ ट्री ऑन अनदर्स लैंड इज ट्रेसपास। किसी के दूसरे के जमीन पे जाके पौधा उगा दिया, वो ट्रेसपास है। बट इफ अ पर्सन प्लांट्स अ ट्री ओवर हिज लैंड एंड इट्स रूट्स एंड ब्रांचेस एस्केप ऑन द लैंड ऑफ द नेबर, दैट विल बी न्यूसेंस। किसी ने अपनी जमीन पे पौधा उगाया है, कोई ट्री उगा दिया, और उसकी ब्रांचेस जो है या फिर उसकी रूट्स जो है वो दूसरे की लैंड में जा रही हैं, तो वो न्यूसेंस है। ट्रेसपास कुड बी कमिटेड ईदर बाय अ पर्सन हिमसेल्फ बाय एंटरिंग द लैंड ऑफ द अदर पर्सन, और doing the same through some material object. Example, throwing stone on another person's land, driving nails into the walls, etc. अब ट्रेसपास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रेसपास टू लैंड से रिलेटेड, गोइंग बियॉन्ड द पर्पस फॉर विच अ पर्सन हैज एंटर्ड सर्टेन प्रेमिसेस और क्रॉसेस बाउंड्री वेयर ही हैज द अथॉरिटी टू गो अमाउंट टू ट्रेसपास। कोई एक जगह है जहां पे उसकी अथॉरिटी मिल गई है, भैया यहाँ पे तुम आ सकते हो, मगर इसके अलावा वो बाकी जगह भी वहां घूमने लग जाता है, तो ये क्या होगा, ट्रेसपास हो जाएगा। Thus, if a person who is allowed to sit in a drawing room and enters the bedroom without any justification, the entry into bedroom is trespass. ए ने बी को बुलाया अपने घर पे खाना खाने के लिए, उसने उसको डाइनिंग रूम में या फिर ड्राइंग रूम में बिठा दिया, लेकिन बी जो है उस टाइम पे ए के बेडरूम में और बाकी किसी प्लेस पर जाने लग गया, स्टडी रूम में जाने लग गया, तो ये जो बी ने किया वो क्या होगा, बेडरूम और स्टडी रूम में ट्रेसपास किया उसने, क्योंकि वो जो था एथोराइज था सिर्फ डाइनिंग एरिया में बैठने के लिए या ड्राइंग एरिया में बैठने के लिए। वेयर देयर इज अ जस्टिफिकेशन टू एंटर द प्रेमिसेस ऑफ अनदर पर्सन, इट इज नॉट अ ट्रेसपास। लेकिन यही इसी जगह पे अगर बी के पास जस्टिफिकेशन है ए के लिए कि भैया तुम्हारा बेटा जो है बेड पे बैठा था और वो गिरने वाला था, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए तुम्हारे बेडरूम में घुसा हूं, तो उसके पास इसकी जस्टिफिकेशन है, तो ये ट्रेसपास नहीं होगा, क्योंकि ये नेसेसिटी में किया हुआ एंट्री है। इन माधव विठल कुडवा वर्सेस माधवा दास वल्लभादेव, द डिफेंडेंट वाज द प्लेंटिफ टेनेंट. He was living on the first floor of the multi-storied building. He used to park his car in the compound of the plaintiff's building. The plaintiff contended that the parking of the car in his compound without his permission was a trespass and sued for the injunction to restrain the defendant from parking his vehicle there. इसमें क्या है कि एक जो डिफेंडेंट था वो टेनेंट था प्लेंटिफ के घर पे,
प्लेंटिफ के घर के बाहर एक कंपाउंड था, तो डिफेंडेंट ने अपनी कार को उस कंपाउंड में पार्क कर दिया। अब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को स्यू कर दिया कि इसने विदाउट परमिशन अपनी कार को पार्क कर दिया। तो इसके अंदर हेल्ड क्या किया गया था, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है और एक कोई कॉमन कंपाउंड है, तो जो डिफेंडेंट है यानी कि टेनेंट है, वो दूसरों को इनकन्वीनियंस कॉज किए बिना अपनी कार को पार्क कर सकता है। अदरवाइज वो या तो फिर लैंडलॉर्ड जो है उसको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस दे दे, नहीं तो फिर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो पार्क करेगा ही करेगा। ट्रेसपास इज रॉन्ग अगेंस्ट पोजेशन रादर देन ओनरशिप। ट्रेसपास जो है पोजेशन के अगेंस्ट रॉन्ग है, ना कि ओनरशिप के। इसका एक एग्जांपल क्या है कि कोई एक टेनेंट है, उसको घर मिला हुआ है पोजेशन में मिला हुआ है घर ओनर से, तो वो जो ओनर है ना, जब तक के लिए उसने उसको पोजेशन दे रखा है टेनेंट को, ओनर भी उस घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द टेनेंट। In Graham versus Speed, the plaintiff was holding the land under a lease which was void, but he was nevertheless entitled to bring an action for trespass against the defendant who had entered the land without lawful justification, because any possession is a legal possession against the wrongdoer. कोई भी पोजीशन होगी, कोई गलत करने वाले की पोजीशन से तो अच्छी ही होगी। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। ये ट्रेसपास किया हुआ अपने आप में ही एक ये रॉन्ग काम है। तो प्लेंटिफ नीड नॉट टू प्रूव एनी डैमेज फॉर एनी एक्शन ऑफ ट्रेसपास। डैमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही एक्शनेबल पर से है। एंटरिंग इन प्रॉपर्टी बी एवर सो मिनट एज ट्रेसपास। ये एंटिक वर्सेस कैरिंगन का केस है, जिसके अंदर कहा गया था इवन फॉर अ मिनट इफ यू हैव एंटर्ड इन समवन अदर्स प्रॉपर्टी तो यू हैव डन द ट्रेसपास। इसके बाद हम एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्यों जरूरी है, जैसे कि उस हमने टेनेंट एंड ओनर वाले केस में देखा था मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, कि ओनर खुद ही था वो प्रॉपर्टी का और उसने अपने ही टेनेंट के ऊपर केस कर दिया। तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस देने जरूरी हैं, जैसे कि एंट्री विद द लाइसेंस, कंसेंट, रेस्क्यू या नेसेसिटी। ठीक है, अब इनकी एक्सप्लेनेशन जो है हम थोड़ी थोड़ी सी कर लेंगे, बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप है, डिपेंड करता है कि आपने क्या लिख कर आना है। एंट्री विद द लाइसेंस, किसी एक जगह पे अगर आप एंट्री कर रहे हो जिसकी आपके पास लाइसेंस है, जैसे कि अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो वहां की आप टिकट ले लेते हो, तो उसका आपके पास एक एंट्री मिल गया। ठीक है, एयरपोर्ट पे है, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो और आपने अपनी एयरलाइन की टिकट करा रखी है, तो आपके पास एयरपोर्ट पे एंट्री करने का लाइसेंस है। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पे हमारे प्लेटफॉर्म टिकट्स मिलते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे घूमना है या किसी को ड्रॉप करने पिक करने जाना है, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट परचेज करो, वो आपके पास लाइसेंस होती है। इसी तरीके से हर एक जगह का कुछ ना कुछ लाइसेंस है। स्कूल में बच्चे को पिक करने जाते हो तो वहां पे भी आपको एक विजिटर्स का या फिर पेरेंट्स का कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप उसमें एंट्री कर सकते हो उसमें, उस स्कूल में। तो इसी तरीके से कंसेंट है, कंसेंट में वही हमने जो केस किया था कि किसी को आप अपने घर पे खाने के लिए बुला रहे हो, तो आपने कंसेंट दिया है कि हाँ भैया मेरे घर आ जाओ खाना खाते हैं, तो आपके कंसेंट से ही वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर घुसा है। रेस्क्यू केसेस में कोई एक बंदा है, उसको दिखा कि सामने वाले फ्लैट में फायर है और उसको लग रहा है कि वहां पे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, तो वो उनको रेस्क्यू करने के लिए एंट्री कर लेता है उस वाले फ्लैट में। तो जो फ्लैट ओनर है वो उसके ऊपर ये चार्ज नहीं लगा सकता कि उसने ट्रेसपास किया उसके फ्लैट में। नेसेसिटी, यही रेस्क्यू केस जैसे ही कुछ नेसेसिटी के केसेस हैं जिसके अंदर भी ट्रेसपास, अगर किसी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं तो उसको ट्रेसपास में नहीं कहा जाएगा। अब इस केस में ट्रेसपास टू लैंड में आपको रेमेडीज क्या मिलती है, जो एक प्लेंटिफ होता है उसको क्या रेमेडीज मिलती है? री एंट्री की, एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, एक्शन फॉर मेसन प्रॉफिट, डिस्ट्रेस डैमेज, फीजेंट, ये सारी उसको रेमेडीज है जो प्रोवाइड की जाती हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। री एंट्री, अ पर्सन्स पोजेशन हैज बीन डिस्टर्ब्ड बाय अ ट्रेसपासर, ही हैज अ राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स टू गेट अ ट्रेसपास वेकेटेड। अ पर्सन who being thus entitled to immediate possession uses reasonable force and regains the possession himself cannot be sued for the trespass। ठीक है, एक बंदा है जिसकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया गया है, वो री एंट्री कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी में और अपनी प्रॉपर्टी को वेकेट करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने अगर फोर्स यूज कर लिया तो उसको ट्रेसपास या फिर असॉल्ट या बैटरी में डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी को जाकर
ले सकता है। इसका एक ये केस है, ये आप देख लीजिएगा। एक्शन फॉर इजेक्टमेंट देखते हैं। सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 gives a speedy remedy to a person who has been disposed of immovable property otherwise than in due course of law. This is a speedy remedy where the person who has been disposed of some certain immovable property without due course of law can recover back without establishing any title. ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे बंदे को बाहर निकाल के अपनी प्रॉपर्टी को फिर से टाइटल ले सकता है ओनर का। जैसे कि आई एम इन पोजेशन ऑफ अ हाउस एंड इन माई एब्सेंस फॉर 2 days a trespasser enter those premises. I can evict them and he will have no remedy against me because the trespasser was not a person in possession. क्योंकि जो ट्रेसपासर था वो तो खुद ही पोजेशन में नहीं था, तो वो कौन सी रेमेडी लेकर आएगा मेरे अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है एक्शन फॉर मिस इन प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम राइट ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड बाय गेटिंग द ट्रेसपासर इजेक्टेड, a person who has wrongfully disposed of his land may you also claim compensation for the loss which he has suffered during the period of disposition. अगर कोई एक इंसान ए है, उसको उसके घर से उसके घर से निकाला गया और दूसरा बंदे ने उसको ट्रेसपास कर रखा है उसके लैंड में, तो जब वो वापस से अपने प्रॉपर्टी को अंडर टाइटल, अंडर पोजेशन ले लेगा, तो वो ट्रेसपासर से कंपनसेशन लेने का अधिकारी होगा। ठीक है, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, इसमें क्या होता है, इसमें दिस राइट ऑथराइज अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ लैंड टू सीज द ट्रेसपासिंग कैटल्स और अदर कैटल्स and he can detain them until compensation has been paid to him for the damage done. वो जो है उसके कैटल्स और चैटल्स को क्या है, अपने पास रख सकता है, बंदी बना के रख सकता है, कब तक के लिए, जब तक उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। The idea is to force the owners to pay compensation and after compensation is paid, the chattel is to be returned. जब ओनर को कंपनसेशन मिल जाएगा तो उसके जो भी वो कैटल्स और चैटल्स हैं उनको रिटर्न कर देना पड़ेगा। अब इस थिंग्स में कौन सी आ सकते हैं, कोई भी थिंग आ सकती है। जैसे कि एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल किसी के घर में गई, उसका विंडो तोड़ दिया, तो वो क्रिकेट बॉल को रख लेगा, उसको रखने से कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी रख ही लेगा। या फुटबॉल है, या किसी की काव को रख लेगा, या हॉर्स को रख लेगा, या कोई रेलवे इंजन को रख लेगा। इस तरीके से कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट आता है ट्रेसपास टू गुड्स। इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देख लेते हैं। इट कंसिस्ट इन डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द गुड्स विच आर इन द प्लेंटिव्स पोजेशन। जो सामान प्लेंटिफ के पोजीशन में है उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस आ गया विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। लॉफुल जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं, ना ट्रेसपास ऑफ लैंड में, ना ट्रेसपास ऑफ गुड्स में, क्योंकि अगर विद लॉफुल जस्टिफिकेशन हो जाएगा, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन होगी तो वो उसके डिफेंस में काउंट हो जाएगी। इट में टेक न्यूमरस फॉर्म सच एज थ्रोइंग स्टोन ऑन अ कार, शूटिंग बर्ड्स, बीटिंग एनिमल्स, और उनको चेस करना कि वो अपने ओनर को छोड़कर भाग जाए। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रेसपास टू किल अ डॉग बाय गिविंग इट अ पॉइजनस मीट। ये सालमेंट ने बोला था कि किसी कुत्ते को अगर पॉइजनस मीट दे देते हो तो उसको वो मर जाता है, तो ये भी ट्रेसपास है। ट्रेसपास टू गुड इज एक्शनेबल पर से, दैट इज विदाउट द प्रूफ ऑफ एनी डैमेज। एक्शनेबल पर से है, भाई उसको डैमेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे कोई डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो प्लेंटिफ है, चाहे उसको कोई डैमेज हुआ है चाहे नहीं हुआ है। However, when the plaintiff has suffered no loss, he will only get nominal damages. अगर उसको डैमेज नहीं हुआ है कोई भी, तो जो डैमेजेस है वो भी नॉमिनल मिलेंगे। डैमेज मतलब जो उसको लॉस होता है, डैमेजेस मतलब जो उसको कंपनसेशन मिलेगा। इन दोनों वर्ड में सिर्फ एस का मतलब है, लेकिन इनके मीनिंग काफी अलग है। अब देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेसपास ऑफ गुड्स क्या है। रॉन्ग अगेंस्ट पोजेशन, कोई पोजेशन है उसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ, या डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गई होगी, या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होगी। ठीक है, कुछ गलत किया है सामान के साथ, डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, भाई किसी डॉग को पॉइजनस मीट देने का कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन दे सकता है, तो इसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं रॉन्ग अगेंस्ट पोजेशन। एनी पर्सन हुज पोजेशन ऑफ गुड्स इज डायरेक्टली इंटरफेयर्ड विद कैन ब्रिंग दिस एक्शन। अ पर्सन मे बी ईदर इन द डायरेक्ट फिजिकल possession of the goods or may be in constructive possession. For example, as an owner of goods or he may possess, see, then
through his servant or agent as a carrier of goods or as some other bailey, but when the owner has given up his possession, for instance, by pledging the goods or giving them to another person under a hire purchase agreement, such right can be exercised, trespass being a wrong against possession rather than ownership. A person in possession can maintain an action even though somebody else is the owner of the goods. इसके अंदर क्या कहा गया है, उसने बोला है कि जो पर्सन है उसका डायरेक्टली इंटरफेरेंस होना चाहिए किसी भी सामान के अंदर, ठीक है। जो डायरेक्टली इंटरफेरेंस है वो फिजिकल भी हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि कोई एक सामान है, वो मेरा सामान है मगर मैंने अपने सर्वेंट को दे रखा है पोजेशन के लिए। मेरे पास मेरी साइकिल है, मैंने सर्वेंट को दे रखा है कि इस साइकिल से अपने घर से मेरे ऑफिस तक या मेरे घर तक आया कर जाया कर। तो मेरा जो सर्वेंट है वो उस साइकिल के कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आ गया है, ठीक है। तो वो उसकी भी पोजीशन, वो पोजेसर है उसका, तो अगर उसको कोई इंटरफेरेंस होगी तो मेरे सर्वेंट को भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई सामान मैंने प्लेज कर दिया अपना और उससे काफी भारी अमाउंट का पैसा उठा लिया, फिर मैं नहीं दे पा रही हूँ उसको पैसा वापस, तो वो जिसको मैंने प्लेज किया था अपना सामान, वो जाके उस सामान को बेच सकता है, उसके पास मेरे से ज्यादा गुड टाइटल आ गया। इसके बाद देखते हैं, अ पर्सन इन पोजेशन कैन स्यू इवन विदाउट एनी प्रूफ ऑफ हिज टाइटल ऑफ द गुड्स। जो पर्सन इन पोजेशन है वो स्यू कर सकता है। मैंने अपने सर्वेंट को साइकिल दी थी, मेरा सर्वेंट स्यू कर सकता है, उसके पास ओनरशिप का टाइटल नहीं है मगर वो पोजेसर है। इन आर्मनी वर्सेस डेलामेरी, the chimney sweeper boy who after finding the jewel had given it to jeweler to be valued was held that it was entitled to recover its full value from the jeweler on his refusing to return the same। इस केस में क्या हुआ था, एक चिमनी स्वीपर बॉय था, चिमनी को साफ करने वाला लड़का, तो वो जो चिमनी को साफ करने के लिए लेकर गया, तो वहां पे उसको मान लो कोई एक ज्वेलरी मिली, मान लो एक रिंग मिली उसको, तो वो रिंग जो है वो गया ज्वेलर के पास उसको बेचने के लिए। तो ज्वेलर ने कहा कि भाई तू तो इसका ओनर नहीं लगता, जा मैं तेरे को ये रिंग नहीं दूंगा। अब जो वो स्वीपर बॉय था उसने क्या किया, उसको स्यू कर दिया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ज्वेलर से ज्यादा राइट उस स्वीपर बॉय का है उस रिंग के ऊपर, क्योंकि वो उसका पोजेसर था, उसने रिंग ज्वेलर को दी है, ठीक है। अब इधर ये मैटर नहीं करता वो उसका टाइटल गुड है या गुड टाइटल नहीं है उसके पास, ये मैटर नहीं करेगा। सो वी कैन से दैट डिफेंडेंट कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ जस्ट statutory, मीन्स ही कैन नॉट से दैट एनी थर्ड पार्टी, नॉट द पर्सन हु इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, हैड अ गुड टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट इंटरफेरेंस। डायरेक्ट इंटरफेरेंस का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विदाउट lawful justification is trespass. The wrong may be committed intentionally, negligently, or even by a honest mistake. A person driving a car, believing that to be his own, will be liable in trespass to goods, and person in possession, even though later does not have a good title to the same. अब मान लो कि एक बंदा है, उसको उसके दोस्त ने कार दी हुई है कि ले भाई चला के देख ले, वो जो उसका दोस्त है वो लेकर कार को चला गया, वो खुद उसके ओनर के ओनर नहीं है, वो सिर्फ पोजेशन में है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर उस कार को चला रहा होगा तो वो जो पोजेशन वाला है वो उसको टोक सकता है कि तुम क्यों कार चला रहे हो, ये तुम्हारे तो पोजेशन में नहीं है। इन किर्क वर्सेस ग्रेगरी, on A's death, his sister-in-law removed some jewelry from the room where his dead body was lying. ए की डेथ हो गई, उसकी सिस्टर इन लॉ ने कुछ ज्वेलरी जो है उससे रिलेटेड कुछ ज्वेलरी दूसरे कमरे में रख दी, ये सोचते हुए कि ऐसा नहीं हो कि भीड़ भाड़ में ये ज्वेलरी कोई लेकर चला जाए। अब हुआ क्या कि जहां पे उस सिस्टर इन लॉ ने वो ज्वेलरी रखी थी, वो ज्वेलरी वहां से भी चोरी हो गई है। तो यहाँ पे जो सिस्टर इन लॉ थी वो लाइबल होगी किसके लिए, ट्रेसपास ऑफ द ज्वेलरी के लिए, ठीक है। जबकि उसका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उससे काम हो गया, ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई उससे। अब आता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। व्हेन द इंटरफेरेंस इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, एन एक्शन फॉर ट्रेसपास डाइज, ठीक है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो ट्रेसपास अपने आप ही चिपक जाएगा उस केस के साथ, ठीक है। देयर इज अ जस्टिफिकेशन व्हेन द डिफेंडेंट हैज सीज्ड द प्लेंटिव्स गुड्स और कैटल्स अंडर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट of distress, damage, feasant. There is also a justification when damage to other person good is caused in exercise of the right of private defense.
In Creswell versus Sill, the defendant's son shoot the plaintiff's dog because the dog was attacking his sheep and pigs. डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट के बेटे ने प्लेंटिफ के डॉग को शूट कर दिया, ये कहते हुए कि वो मेरी भेड़ और मेरे सुअरों पे, पिग्स पर हमला कर रहा था। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड इट वाज फॉर द डिफेंडेंट टू जस्टिफाई द किलिंग and he could do the same by proving that dog was either attacking the animals or there was apprehension of attack and also that shooting was the reasonable means of preventing the invasion। मतलब जो भी उसने सोचा था उसको बचाने के लिए वही रीजनेबल काम कर सकते थे, उसके अलावा और किसी भी काम से ये डॉग जो था वो उनको नहीं छोड़ता। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं जो जनरली आपके बस नॉलेज के लिए रखे गए हैं इसके अंदर। ये है डिटेन्यू। डिटेन्यू इज एन एक्शन टू रिकवर फॉर द wrongful taking of personal property. It is initiated by an individual who claims to have a greater right to their immediate possession than the current possessor. डिटेन्यू क्या है, एक तरीके का एक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ के गुड को डिफेंडेंट कब्जा कर लेता है, ठीक है, या फिर डिटेन कर लेता है। तो जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के खिलाफ जो एक्शन लेता है उसी को डिटेन्यू कहते हैं। और इसकी रेमेडी किसमें दी गई है, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इसकी रेमेडी दी गई है। ठीक है, इसी के साथ आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन इन लॉ अनऑथराइज्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी कॉजिंग curtailment of the owner's possession or alteration of the property. The essence of conversion is not benefit to the wrongful taker but detriment to the rightful owner। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेंटिफ का गुड्स होता है उसको डिफेंडेंट क्या करता है, पर्सनली यूज करने लग जाता है या फिर उसको बेच देता है, तो ये कन्वर्जन हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।